नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर और लाइनमैन की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज में आज जानते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रांसफार्मर की इस तीसरी लर्निंग वीडियो में मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन, वोल्टेज एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल कूलिंग से संबंधित कंजर्वेटर, ब्रीदर और बुकोल्स रिले के कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक पावर ट्रांसफार्मर, शक्ति ट्रांसफार्मर की जो डिजाइन होती है कोर और वाइंडिंग की, उसमें अधिकतम दक्षता किस लोड पर निर्धारित होती है। हमें यह जानकारी है कि एक ट्रांसफार्मर अधिकतम पावर एफिशिएंसी जिस लोड पर रखेगा उस लोड पे वेरिएबल कॉपर लॉस फिक्स्ड आयरन लॉस के बराबर होते हैं और पावर ट्रांसफार्मर के लिए डिजाइन में मैक्सिमम एफिशिएंसी लगभग फुल लोड के पास रखी जाती है और इसका कारण यह है कि एक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में जो बड़े ग्रिड सबस्टेशंस होते हैं उनमें पावर ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज जैसे 132 केवी की बस और लो वोल्टेज 33 केवी की बस के बीच में परस्पर पैरेलल में लगाए जाते हैं और जब सबस्टेशन पे मैक्सिमम लोड होता है तो सभी ट्रांसफार्मर अपनी कैपेसिटी के अनुसार एक साथ इस्तेमाल होते हैं और जब लोड कम हो जाता है, कल्पना करें कि ये तीनों ट्रांसफार्मर 100 MVA के हैं और लोड 200 MVA से कम रहने वाला है, तो हम किसी एक ट्रांसफार्मर को HT और LT दोनों जगह से डिस्कनेक्ट करके आइसोलेट कर देंगे और केवल दो ट्रांसफार्मर से जिनकी कुल शक्ति क्षमता 200 MVA है हमारे सबस्टेशन को ऑपरेट करेंगे, ताकि जो दो ऑपरेशनल ट्रांसफार्मर हैं उनमें भी लोड लगभग फुल लोड के पास रहे। और क्योंकि अधिकांश समय में ऐसे ट्रांसफार्मर फुल लोड के नजदीक ऑपरेटिंग कंडीशंस पे काम कर रहे हैं, इसीलिए पावर ट्रांसफार्मर की डिजाइन में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन है वो लगभग 100% फुल लोड के नजदीक रखी जाती है और ऐसे पावर ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस है उसे कम रखने के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं और कम लोड की कंडीशंस में आयरन लॉस की तुलना में कॉपर लॉस काफी कम होते हैं और फुल लोड की कंडीशन के नजदीक आयरन लॉस और फुल लोड के कॉपर लॉस बराबर होने पर फुल लोड के नजदीक की लोड स्थितियों पे अधिकतम दक्षता की स्थितियां आ जाती हैं, ताकि हमारे जो ऐसे पावर ट्रांसफार्मर हैं वो अधिकांश समय फुल लोड के नजदीक ऑपरेट करते समय, अधिकांश समय मैक्सिमम एफिशिएंसीज पे काम करते समय हमारे पूरे पावर सिस्टम की ऑल डे एफिशिएंसीज को बेहतर रख सके। इसीलिए शक्ति ट्रांसफार्मर की डिजाइन में अधिकतम दक्षता की स्थिति लगभग फुल लोड के नजदीक रखी जाती है और फुल लोड के कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर रखे जाते हैं। पिछले प्रश्न जैसा ही ये दूसरा प्रश्न है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो डिजाइन होती है उसमें अधिकतम दक्षता किस लोड पर निर्धारित होती है, ये पूछा गया है। तो हमारे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो 11 kV डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है उसे स्टेप डाउन करके 400 वोल्ट में अंतिम कंज्यूमर तक देने वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं वो अकेले इलेक्ट्रिक सप्लाई और कंज्यूमर के बीच में स्टेप डाउन एक्शन करने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। इनके समांतर में दूसरा ट्रांसफार्मर कार्यरत नहीं रहता है, तो कंज्यूमर की किसी भी लोड स्थितियों में हम इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे ट्रांसफार्मर 24 घंटे प्राइमरी साइड में एनर्जाइज रहने के कारण पूरे 24 घंटे कोर लॉसेस को बनाते हैं। वहीं लोड परिवर्तनशील होने से कॉपर लॉस पूरे दिन भर परिवर्तनशील रहता है और आमतौर पे हमारे पावर सिस्टम में जहां घरेलू उपभोक्ता पूरे पावर सिस्टम में एक बड़ा भार रखते हैं, उन उपभोक्ताओं में अधिकतम मांग शाम के समय 3-4 घंटे तक रहती है और देर रात को और सुबह भी अधिकांश समय वो कम भार पर काम करते हैं। और ऐसे ट्रांसफार्मर में पूरे दिन भर की एफिशिएंसी को बेहतर रखने के लिए इनकी डिजाइन में अधिकतम दक्षता की स्थिति जिस लोड पर आयरन लॉस और कॉपर लॉस आपस में बराबर हो जाते हैं वो लगभग 30-40% भार के नजदीक रखी जाती है, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वेरिएबल डेली लोड कर्व के कंडीशन में भी पूरे दिन की जो एफिशिएंसी है, ऑल डे एफिशिएंसी, उसे बेहतर बना सके। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 24 घंटे होने वाले फिक्स्ड आयरन लॉस को कम रखने के लिए विशेष चेष्टा की जाती है और कॉपर लॉस फुल लोड पे तो काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन जिस लोड पे ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा समय काल पे काम करता है 30 से 40% लोड, उस लोड स्थितियों पे कॉपर लॉस का मान आयरन लॉस के बराबर होने से उन भार स्थितियों पे ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम हो जाती है और ऐसे ट्रांसफार्मर कार्य के दौरान अधिकांश समय अधिकतम दक्षता के आसपास जब काम करते हैं तो इनकी फुल डे एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के डिजाइन में अधिकतम दक्षता की स्थिति जिस लोड पे कॉपर
कॉपर लॉस जो परिवर्तनशील होते हैं, आयरन लॉस के बराबर हो जाते हैं, वो लोड 30 से 40% फुल लोड का रखा जाता है। अर्थात एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस का मान 30 या 40% लोड पर होने वाले कॉपर लॉस के बराबर रखा जाता है। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि एक वितरण ट्रांसफार्मर में जो पूरे दिन की दक्षता ऑल डे एफिशिएंसी की गणना हम करते हैं, उसमें ट्रांसफार्मर में जो इनपुट है और ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है, निवेश और निर्गत, उन्हें किस इकाइयों में मापन करते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर की ऑल डे एफिशिएंसी, फुल डे एफिशिएंसी, पूरे दिन भर में उसके द्वारा निर्गत ऊर्जा और पूरे दिन में ट्रांसफार्मर के द्वारा ली गई निवेश ऊर्जा का अनुपात होता है। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो 24 घंटे काम करते हैं, तो इनमें आयरन लॉस तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन इनमें फुल लोड की स्थितियां या फुल लोड के नजदीक की स्थितियां बहुत कम समय काल पे होती है। अधिकांश समय ये ट्रांसफार्मर अंडर लोडेड 30 से 40% लोड पे काम करते हैं। इसलिए इनकी पूरे दिन भर की दक्षता को बेहतर रखने के लिए, फुल डे एफिशिएंसी को बेहतर रखने के लिए, ऑल डे दक्षता को बेहतर रखने के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन 30 से 40% लोड के पास रखी जाती है। अर्थात 30 से 40% भार की स्थितियों पे जो कॉपर लॉस होते हैं, वो उनके आयरन लॉस जो फिक्स लॉस होते हैं उसके बराबर रखे जाते हैं। और ऑल डे एफिशिएंसी ऊर्जा के अनुपात के रूप में पढ़ी जाती है और ऊर्जा को हम किलोवाट आवर में पढ़ते हैं। तो एक वितरण ट्रांसफार्मर की पूरे दिन की दक्षता को गणना करने हेतु पूरे दिन की निर्गत ऊर्जा को किलोवाट आवर में और पूरे दिन की निवेश ऊर्जा को भी किलोवाट आवर में नापकर उसका अनुपात लिया जाता है। वहीं किसी ट्रांसफार्मर की किसी भार विशेष पे दक्षता या अधिकतम दक्षता ज्ञात करने के लिए हम उसकी निर्गत शक्ति किलोवाट में और निवेश शक्ति किलोवाट में नापकर अनुपात लेते हैं। तो सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने के लिए शक्तियों का अनुपात शक्तियों को किलोवाट में नापकर निवेश और निर्गत का लिया जाता है। वहीं पूरे दिन की दक्षता जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की हम निकालते हैं, तो ऊर्जा जो निर्गत और निवेश है उसके अनुपात को निकालने के लिए ऊर्जा को किलोवाट आवर में नापा जाता है। चौथे प्रश्न में एक सैद्धांतिक परिभाषा पूछी जा रही है। एक ट्रांसफार्मर में बगैर भार नो लोड पर जो सेकेंडरी की टर्मिनल वोल्टेज होती है और लोड पे जो सेकेंडरी की टर्मिनल वोल्टेज में चेंज होता है, उसे प्रतिशत अंतर में जब नापते हैं तो उस प्रतिशत अंतर को क्या कहते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर में नो लोड से फुल लोड के बीच में जो वोल्टेज में अंतर आता है उसे पर यूनिट ऑफ नो लोड वोल्टेज, और अगर 100 से गुणा करते हैं तो प्रतिशत में विभव में लोड के साथ होने वाले परिवर्तन को वोल्टेज रेगुलेशन, विभव नियमन कहते हैं। ये दूसरा हमारा सही ऑप्शन है। और एक ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होता है और कुछ क्षरण फ्लक्स के प्रभाव से क्षरण प्रतिघात बनता है, और जब ट्रांसफार्मर धारा वहन करता है और किसी शक्ति गुणांक पे काम करता है तो शक्ति गुणांक के मान कोस फाई के अनुसार जो कलाकोण फाई का साइन फाई रूप है, वो क्षरण फ्लक्स के प्रभाव की वोल्टेज ड्रॉप और प्रतिरोध की वोल्टेज ड्रॉप के इस जोड़ के साथ वोल्टेज में वेरिएशन करता है, और नो लोड की वोल्टेज के प्रति अंश के रूप में इसे हम विभव नियमन कहते हैं। और 100 से गुणा करने पर ये प्रतिशत विभव नियमन हो जाएगा। अगर भार प्रेरणिक प्रकृति का, लैगिंग पश्च प्रकृति का है, अर्थात भार में विभव से धारा पीछे की कला में है, तो यहाँ ये वोल्टेज रेगुलेशन में प्लस साइन का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर शक्ति गुणांक कोस फाई कम होता है और साइन फाई का मान बढ़ता है तो वोल्टेज रेगुलेशन अधिक हो जाता है। अधिक वोल्टेज रेगुलेशन होना पुअर वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। वहीं अगर ये लोड धारतीय प्रकृति का होता, धारा विभव से सेकेंडरी लोड टर्मिनल पे आगे होती, तो यहाँ कैलकुलेशन में माइनस चिन्ह वोल्टेज रेगुलेशन को 0 या नेगेटिव भी बना सकता था। और एक नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन की स्थिति में नो लोड से लोड की वोल्टेज का मान ज्यादा हो सकता था, और ट्रांसफार्मर किसी विशेष लीडिंग पावर फैक्टर की कंडीशन पे नो लोड और फुल लोड की वोल्टेज को एक समान रख के 0 वोल्टेज रेगुलेशन की स्थितियों पे भी काम कर सकता था। पांचवा प्रश्न वोल्टेज रेगुलेशन विभव नियमन पर आधारित एक सांख्यिक न्यूमेरिकल प्रश्न है, और कहा गया है कि एक ट्रांसफार्मर में नो लोड पे बगैर भार पे सेकेंडरी की टर्मिनल वोल्टेज 200 वोल्ट है, और यही वोल्टेज भार लगाने पे फुल लोड कंडीशंस के दौरान 180 वोल्ट रह जाती है। तो इस ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन कितना है। तो हमें मालूम है कि वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड से फुल लोड के बीच में सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज में जो परिवर्तन होता है वो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज की नो लोड वैल्यू के साथ प्रति अंश पढ़ा जा सकता है। इसे हम 100 से गुना कर दें तो यह प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा। यहाँ नो लोड वोल्टेज 200 वोल्ट और फुल लोड वोल्टेज 180 वोल्टेज में ये जो 20 वोल्ट का परिवर्तन आया है नो लोड की 200 वोल्ट के अनुसार, ये 0.1 वोल्टेज रेगुलेशन को बताता है। और अगर हम इसे प्रतिशत में गणना करें, 100 से गुणा कर दें, तो ये 10% इस उदाहरण में आ गया है। वोल्टेज रेगुलेशन का एक और प्रश्न उसी
प्रारूप का है। एक ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करनी है, जबकि नो लोड बगैर भार पे वोल्टेज सेकेंडरी की टर्मिनल पे 240 वोल्ट और फुल लोड पे यही सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट रह गई है। तो विभव नियामन नो लोड से फुल लोड के बीच में वोल्टेज में जो परिवर्तन है उसे नो लोड वोल्टेज के प्रति अंश में पढ़ते हुए 100 से गुणा करके प्रतिशत में निकाल सकते हैं। यहाँ नो लोड वोल्टेज 240 वोल्ट और लोड पे वोल्टेज 220, ये 20 वोल्ट का अंतर 240 की नो लोड वोल्टेज में 0.083 प्रति अंश है। 100 से गुना करने पे ये 8.33%। यहाँ बी हमारा सही ऑप्शन हो गया है। यहाँ इस चित्र में एक ट्रांसफार्मर के लॉसेस से जो हीट उत्पन्न हो रही है उसे बाहर निकालने के लिए कूलिंग शीतलन की कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है। तो एक ट्रांसफार्मर को टैंक में तेल के अंदर रखकर बाहर हवा के प्रवाह से अंदर के गर्म तेल की ऊष्मा को बाहर वातावरण को देने की इस कूलिंग को हम ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, ONAN प्राकृतिक रूप से अंदर तेल ट्रांसफार्मर के क्रोड और वाइंडिंग में जो लोह और ताम्र छतियां होती हैं उसकी ऊष्मा को ग्रहण करता है और यहाँ बाहर रेडिएटर के कूलिंग ट्यूब्स में गर्म तेल वातावरण की हवा से ऊष्मा लेकर जब ठंडा होता है तो नीचे बहता है और तेल में एक प्राकृतिक रूप से कन्वेक्शन संवहन धाराएं बहती है और अंदर की ऊष्मा बाहर वातावरण की हवा को प्राकृतिक रूप से दी जाती है। तो अंदर तेल ऊष्मा को ग्रहण करता है और बाहर तेल की ऊष्मा को हवा प्राकृतिक रूप से ग्रहण करती है और ऐसी कूलिंग को हम ONAN प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक वायु शीतलन कहते हैं। पिछले प्रश्न को एक दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है। जो हमारे पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, खंभों पर रखे हुए वितरण ट्रांसफार्मर जो 1 या 2 MVA या छोटे पावर साइज के होते हैं, उनकी कूलिंग के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो उन ट्रांसफार्मर को भी कूल करने के लिए एक टैंक में तेल के साथ रख देते हैं और प्राकृतिक रूप से तेल जो गर्म होता है तो ऊपर उठता है और बाहर से जब ठंडा होता है नीचे आता है तो उनमें संवहन धाराएं प्रवाहित हो जाती हैं और अंदर की ऊष्मा तेल बाहर वातावरण की हवा को प्राकृतिक रूप से दे देता है। तो इस तरह की कूलिंग को हम प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक वायु शीतलन कहते हैं। अगर ट्रांसफार्मर के शक्ति आकार बड़े हो जाते हैं, ऊष्मा ज्यादा घनत्व से ताप वृद्धि करने लगती है, तो ज्यादा बेहतर कूलिंग करने के लिए हम बाहर हवा का बलपूर्वक प्रवाह कर सकते हैं और इस तरह की कूलिंग को हम अंदर ऑयल नेचुरल मूवमेंट कर रहा है और बाहर एयर का फोर्स बलपूर्वक प्रवाह बनाया जाता है, तो इसे ONAF कूलिंग कहा जा सकता है। हम अंदर तेल को भी पंप से चला सकते हैं और ऐसी कूलिंग को ऑयल फोर्स्ड और एयर फोर्स कूलिंग कहा जा सकता है। जो सबसे बड़े आकार के शक्ति ट्रांसफार्मर होते हैं 500 MVA या उससे भी बड़े आकार के, उनमें कूलिंग के लिए अंदर तेल को पंप से बलपूर्वक चलाया जाता है और बाहर तेल को कूल करने के लिए बलपूर्वक ठंडे पानी को प्रवाह किया जाता है। इस तरह की कूलिंग को हम ऑयल फोर्स्ड, वाटर फोर्स्ड, बलपूर्वक तेल और बलपूर्वक जल का शीतलन कहते हैं। 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि जो ट्रांसफार्मर की संरचना होती है उसमें ये जो छोटा कंजर्वेटर टैंक है उसका क्या कार्य है। तो सभी ट्रांसफार्मर में हम अंदर के लॉसेस की हीट को बाहर वातावरण को निकासित करने के लिए ऑयल को कूलिंग मीडियम के तौर पे यूज करते हैं। ऑयल का एक और लाभ है वो वाइंडिंग में 2 टर्न या 2 फेज या कोर और वाइंडिंग के बीच में अतिरिक्त इंसुलेशन का भी काम करता है। और जब हम ट्रांसफार्मर को मेन टैंक में तेल से भरकर रखते हैं तो ऑपरेटिंग कंडीशन के अनुसार ट्रांसफार्मर में लॉसेज और टेम्परेचर की कंडीशन बदलने से तेल में विस्तार या संकुचन हो सकता है और ट्रांसफार्मर के टैंक एयर टाइट नहीं बनाए जाते। तो जब ट्रांसफार्मर का ताप बढ़ता है, तेल में विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है, तो हवा बाहर निकलती है और जब ट्रांसफार्मर ठंडा हो जाता है, ऑयल का ताप कम हो जाता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन होता है और ऐसी स्थिति में टैंक दाब सहने की क्षमता का न बनाकर हवा को अंदर लेने की सुविधा बनाई जाती है। लेकिन हवा के अंदर आते समय हवा अपने साथ नमी को भी ला सकती है और नमी से तेल की सतह प्रदूषित होकर अपनी परावैद्युतांक सामर्थ्य खो सकती है, अंदर के कुचालन नष्ट हो सकते हैं। तो हवा और नमी का संपर्क पूरे तेल से न हो, उसे सीमित रखने के लिए हम एक छोटे टैंक का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। और ये टैंक में जब हम तेल को आधे से अधिक भर देते हैं तो इसकी ऊपरी सतह के ऊपर हवा का संपर्क बनता है और जब ताप बढ़ता है, तेल में विस्तार होता है तो कंजर्वेटर टैंक में तेल ऊपर आने पे हवा बाहर निकल जाती है और जब ट्रांसफार्मर का ताप घटता है, तेल का ताप घटने से संकुचन होता है तो कंजर्वेटर में तेल का स्तर नीचे आ जाता है और कुछ हवा बाहर से अंदर आ जाती है। तो जो तेल में विस्तार और संकुचन होते हैं उन्हें रेगुलेट करने के लिए हम कंजर्वेटर टैंक
टैंक का इस्तेमाल करते हैं और कंजर्वेटर टैंक की मदद से पूरे टैंक का तेल हवा के संपर्क में नहीं रहता और हवा की नमी का प्रदूषण प्रभाव पूरे टैंक के तेल पे असर करने से रोका जाता है। यहाँ दूसरे विकल्पों का अगर अध्ययन करें तो टैंक में नमी के प्रवेश को रोकने का काम एक सिलिका जेल ब्रीदर करता है। टैंक में हम हवा आना जाना स्वीकार करते हैं तो उसे रोकने का कोई काम नहीं होता और जो अंदर ताप की वृद्धियां हैं वो लॉसेस से होती हैं और लॉसेस आयरन लॉस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे और कॉपर लॉस ट्रांसफार्मर की भार धारा पे निर्भर करते हैं। उनका कंजर्वेटर टैंक से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ ए बी डी गलत ऑप्शन है और सी सही ऑप्शन हो गया है। नवा एक बेहतरीन परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। पूछा गया है कि एक ट्रांसफार्मर में उस प्रोटेक्शन डिवाइस बचाव युक्ति का नाम बताओ जो तेल में जब अतिरिक्त रूप में वाष्प बनने लगती है तो वो एक चेतावनी जारी कर सकती है और अगर कोई ट्रांसफार्मर में बड़ी फॉल्ट कंडीशंस है, मेजर फॉल्ट कंडीशन है और बहुत ज्यादा वाष्प बनती है तो ऐसी दोष की हालत में वो ट्रांसफार्मर को सप्लाई से भी काट देने का कार्य कर सकती है। उस रक्षण युक्ति का नाम बताना है तो वो कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक को जोड़ने वाले पाइप में लगी हुई बुकोल्स रिले है जो एक गैस आधारित रिले है। और जब ट्रांसफार्मर में दो तरह की फॉल्ट हो सकती हैं, एक गौण इंसिपिएंट फॉल्ट्स होती हैं जिन्हें तेल अपनी परावैद्युतांक सामर्थ्य से स्वयं ठीक कर लेता है। वो फॉल्ट के दौरान हल्की आर्किंग से कुछ हल्की गैस बना सकती है और वो गैस यहाँ बुकोल्स रिले में अगर कम मात्रा में इकट्ठी हुई है तो वो एक सायरन चेतावनी जारी कर सकती है। वहीं अगर कोई मेजर फॉल्ट है और बहुत अधिक मात्रा में गैस के तेल में विद्युत आर्क से बहुत ज्यादा वाष्प का निर्माण होता है तो वो वाष्प यहाँ बुकोल्स रिले में अधिक मात्रा में इकट्ठी होने पर इस तरह के बचाव रक्षण रिले का काम करेगी कि वो स्वयं ट्रांसफार्मर के साथ लगे हुए सर्किट ब्रेकर को ऐसी निर्देश दे देगी कि ट्रांसफार्मर सप्लाई से एलवी और एचवी दोनों तरफ से काट दिया जाएगा। तो बुकोल्स रिले एक गैस आधारित रिले है जो कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक को जोड़ने वाले पाइप में लगाई जाती है और वो इंसिपिएंट और मेजर दोनों फॉल्ट जो ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर उत्पन्न हो रही है उनसे संपूर्ण रक्षण प्रदान कर सकती है। पिछले प्रश्न को एक बदली हुई भाषा के साथ पूछा गया है कि ये जो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक को जोड़ने वाली पाइप पे बुकोल्स रिले लगाई हुई है उस बुकोल्स रिले का क्या कार्य है। तो एक बुकोल्स रिले ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर जो गौण इंसिपिएंट दोष होते हैं जो एक बार होने पर दो फेरों के बीच में या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और कोर के बीच में कोई विद्युत विसर्जन से तेल विखंडित होकर गैस बनाता है तो वो गैस यहाँ ट्रैप हो जाएगी और अगर तेल ने उस फॉल्टी इंसुलेशन को अपनी परावैद्युतांक सामर्थ्य से सुधार दिया है और फॉल्ट अब जारी नहीं रहती तो वो गैस की मात्रा इकट्ठी होकर यहाँ एक रिले पार्ट में वार्निंग साइन इशू कर सकती है और ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर बुकोल्स रिले के ऊपर ओपनिंग को खोल के गैस को रिलीज कर सकता है और ऐसी जो गौण दोष की स्थितियां हैं उसे ट्रांसफार्मर की लॉग बुक में नोट करके रख लेगा ताकि अगली बार जब भी ट्रांसफार्मर में मेजर रिपेयर हो तो वो इंसिपिएंट फॉल्ट क्यों आई थी उसके कारणों को समझा जा सके और उनमें सुधार किया जा सके। वहीं अगर ट्रांसफार्मर में कोई निरंतर दोष रहता है, बड़े मात्रा का दोष होता है और गैस लगातार अधिक मात्रा में तेल में विद्युत विसर्जन से गैस की अधिक मात्रा बनती है तो वो मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक में जाने की बजाय बीच के इस पाइप के ऊपरी हिस्से में बुकोल्स रिले में इकट्ठी हो जाएगी और अधिक मात्रा में इकट्ठी हुई गैस नीचे जो फ्लोट कॉन्टैक्ट्स लगे हुए होते हैं उन्हें जब शॉर्ट कर देगी तो एक ऑटोमेटिक स्वचालित प्रणाली ट्रांसफार्मर की एचटी और एलटी दोनों साइड पे लगे हुए सर्किट ब्रेकर को निर्देश देके ट्रांसफार्मर को सप्लाई से काट सकता है ताकि हमारे ट्रांसफार्मर में जो भी दोषपूर्ण स्थितियां हैं उनको पहले सुधारें, तत्पश्चात ही ट्रांसफार्मर का उपयोग करें। तो यहाँ जो बुकोल्स रिले है वो ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर जो गौण माइनर इंसिपिएंट फॉल्ट्स होती हैं उनके लिए चेतावनी जारी कर सकता है और उन स्थितियों में कम मात्रा में जो गैस इकट्ठी होती है वो ऊपर के फ्लोट को शॉर्ट करके एक सायरन वार्निंग इशू कर सकती है। वहीं अगर कोई मेजर निरंतर रहने वाली फॉल्ट है, व्यापक दोष है, तो उन स्थितियों में अधिक मात्रा में इकट्ठी हुई गैस सर्किट ब्रेकर के मार्फत ट्रांसफार्मर को सप्लाई से काट भी सकती है। यहाँ अगर हम दूसरे विकल्पों को समझें तो टैंक में नमी के प्रवेश को रोकने का काम सिलिका जेल ब्रीदर करता है। टैंक में तेल का स्तर को नियंत्रित करना संभव नहीं है
वो ताप में परिवर्तन के अनुसार तेल में विस्तार या संकुचन होने पे बदल सकता है, और अगर ट्रांसफार्मर में कहीं तेल का क्षरण हो रहा है तो वो कम भी निरंतर हो सकता है। जो ताप के कारण तेल में विस्तार या संकुचन होते हैं उन्हें रेगुलेट करने का काम ये कंजर्वेटर टैंक करता है। तो यहाँ बुकोल्स रिले का काम, ये डी ऑप्शन है, वो इंसिपिएंट माइनर फॉल्ट के लिए चेतावनी और मेजर फॉल्ट पे सप्लाई से स्वचालित तरीके से ट्रांसफार्मर को अलग करने का काम करती है। परीक्षाओं में बुकोल्स रिले के काफी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में बुकोल्स रिले में जो दो फ्लोट होते हैं, एक नीचे का फ्लोट और ये ऊपर का फ्लोट, तो इस ऊपरी फ्लोट का क्या फंक्शन कार्य है। तो जब हम ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर किसी भी प्रकार के इंसुलेशन फेलर से दो अलग अलग विभव स्थितियों के बीच में कोर और वाइंडिंग या एक ही वाइंडिंग के दो टर्न्स या दो वाइंडिंग के बीच में कोई विद्युत विसर्जन पाते हैं तो तेल में विखंडन से गैस बनती है, और वो गैस मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक में जाते समय बीच में जो पाइप में बुकोल्स रिले रखी हुई है उसमें यहाँ ऊपर ट्रैप हो जाती है। अगर एक फॉल्ट गौण प्रकार की है, अस्थायी प्रकृति की है, जो होने के बाद तेल के परावैद्युतांक सामर्थ्य से दूर कर दी गई है, निरंतर नहीं रहती, वो हल्की मात्रा में जो गैस बनाएगी वो कम मात्रा में यहाँ इकट्ठी होने पे बुकोल्स रिले के अंदर तेल थोड़ा कम नीचे उतरेगा, और ऐसी स्थिति में जब गैस की मात्रा इकट्ठी होगी और ये ऊपरी फ्लोट नीचे गिर जाएगा, तेल में तैरने के बजाय तेल जब नीचे आएगा तो वो झुक जाएगा, और ऐसी स्थिति में ये इन दोनों संपर्कों को जोड़कर एक चेतावनी, वार्निंग या अलार्म इशू कर सकता है। तो ये जो ऊपरी फ्लोट है वो गौण या अस्थायी दोष की स्थिति में एक्टिवेट होकर अलार्म या वार्निंग को इशू करता है, और एक ऑपरेटर उस अलार्म या वार्निंग को देखकर यहाँ रिलीज वाल्व की मदद से ट्रैप हुई गैस को बाहर निकाल देगा, और क्योंकि फॉल्ट गौण अस्थायी प्रकार की है, इंसिपिएंट नेचर की है, वो तेल के द्वारा सुधार ली गई है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को लगातार निरंतर इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन जब कभी भी कोई मेजर रिपेयर मेंटेनेंस का शेड्यूल चलेगा तो ऐसी इंसिपिएंट फॉल्ट क्यों आई थी उसके बारे में अलग से जांच की जरूरत रहेगी। वहीं अगर कोई मेजर व्यापक दोष है, अधिक मात्रा में कोई फॉल्ट से गैसों का निर्माण हुआ है, तो वो गैसें जब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ बुकोल्स रिले के सेक्शन में इकट्ठी हो जाएंगी तो वो निचले फ्लोट से भी नीचे जब तेल को कर देगी, तो ये जो फ्लोट के कॉन्टैक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक सर्किट ब्रेकर के ऑपरेटिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेंगे और ट्रांसफार्मर एचटी और एलटी दोनों तरफ से सप्लाई से काट दिया जाएगा। तो मेजर फॉल्ट के समय निचला फ्लोट एक्टिवेट होता है और माइनर इंसिपिएंट फॉल्ट के समय हमारा ऊपरी फ्लोट कार्य करता है। एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आज की लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। ट्रांसफार्मर में तेल में संकुचन के समय जब बाहर की हवा अंदर आती है तो हवा की नमी को रोकने के लिए जो ब्रीदर हम ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक के साथ लगाते हैं, उस ब्रीदर श्वासकारी में उसमें कौन सा रसायन केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम ब्रीदर के लिए सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं, और एक ऐसी सिलिका जिसमें नमी नहीं है उसका रंग इस प्रकार का नीले रंग का, ब्लू कलर का होगा, और जब ट्रांसफार्मर लगातार काम करता है और हवा के साथ कुछ नमी सिलिका जेल के साथ रासायनिक क्रिया करती है तो सिलिका जेल का रंग गुलाबी या सफेद हो जाएगा, और अगर एक सिलिका जेल नीले की बजाय गुलाबी या सफेद रंग की है तो वो एक इंडिकेशन है कि अब सिलिका जेल में मॉइस्चर को ग्रहण करके रोकने की क्षमता कम हो गई है, और ऐसे सिलिका जेल ब्रीदर को हीट ट्रीटमेंट करके उसकी मॉइस्चर को बाहर निकाल के रिफ्रेश किया जा सकता है, और एक गुलाबी सिलिका जेल गर्म करने के बाद जब अपनी मॉइस्चर को निकास कर देगा तो उसका रंग दोबारा नीला हो जाएगा और वो पुनः उपयोगी हो जाएगा। तो हमें जब ट्रांसफार्मर के साथ सिलिका जेल ब्रीदर का इस्तेमाल करते हैं तो ब्रीदर में सिलिका जेल के रंग पर भी निगाह रखनी चाहिए, और ये रंग अगर गुलाबी या सफेद हो रहा है तो ब्रीदर में हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या ब्रीदर का रिप्लेसमेंट जरूरी है। उम्मीद है ट्रांसफार्मर की पहली, दूसरी और चौथी लर्निंग वीडियो की भांति ये तीसरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की लर्निंग वीडियो परीक्षा उपयोगी साबित होगी, और इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में जब आप सही कर देंगे तो आपकी सफलताएं बेहतर बनेंगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारे ये लर्निंग वर्क पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।